हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द फिजिकल फेडरलिज्म। बट इसके पहले अगर आपने कल और आज का हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा है देन देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स बेस्ड ऑन द गवर्नर इशू। और हमने अपने टॉपिक 4, इस पूरे प्लेलिस्ट में जो टॉपिक 4 है वो गवर्नर पे ही था, और हमने आर्टिकल्स, एग्जाम्पल्स, कमेटी रिकमेंडेशंस एंड सुप्रीम कोर्ट केसेस सारा कुछ बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर किया था। आप इस वीडियो को ज़रूर से देखना एंड देन रीड दोज आर्टिकल्स, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा एंड यू विल हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल इशू। आज का वीडियो में जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उस पर आ जाते हैं। फिजिकल फेडरलिज्म, इसे पहले बात तो डिफ़ाइन कर लेते हैं एक बार। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब होता है basically how the financial powers and responsibilities are distributed between the different levels of the government। सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल पे किस तरीके से फाइनेंशियल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही है फिजिकल फेडरलिज्म। अब ये तो हो गया एक डेफिनेशन लिखने वाला, बट अगर इसे हमें प्रैक्टिकली समझना हो तो हमें ऐसे देखना चाहिए कि सेंटर है और स्टेट है। हम लोग इस दो लेवल पे ही बात करते हैं, लोकल लेवल को भूल जाते हैं एक बार के लिए। अगर हम लोग सेंटर और स्टेट लेवल पे देखें तो ये जो सेंटर है ना वो घर के बड़े लोग हैं, और स्टेट जो है वो सेकंड जनरेशन है। अब जो स्टेट्स हैं इनके खर्चे बढ़ रहे हैं, बट इनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है। ठीक है, अब ये कम यहाँ इस सिनेरियो में इन फिजिकल फेडरलिज्म इस वजह से भी है बिकॉज सेंटर ने काफ़ी सारे स्कीम्स और काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे जीएसटी, जिसके वजह से जो टैक्सेशन का ऑटोनॉमी था वो कम गया। बट वो एक डिफरेंट मैटर है। आप बस इतना समझ लो कि स्टेट्स के खर्चे बढ़ रहे हैं बट उनका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो काफ़ी कम है। अब जब स्टेट्स को पैसे चाहिए वो सेंटर के पास जाता है और बोलता है मुझे इस काम के लिए पैसे चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन बैठाती है और भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं जीएसटी काउंसिल में, बट सेंटर स्टेट को पैसे बहुत सारे कंडीशंस के साथ देती है और बोलती है ये पैसों को तुम इस चीज़ के लिए खर्च करो, इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए खर्चा करो, या फिर पावर डिस्कॉम्स के रीस्ट्रक्चरिंग के लिए खर्च करो। तो बहुत सारे कंडीशंस के साथ दिया जाता है पैसा। इस वजह से स्टेट्स आर अनहैप्पी। और जब भी ऐसा होता है, जैसा हमारे घरों में होता है, वही आप सेंटर और स्टेट लेवल पे समझ लो कि दोनों के बीच में अनबन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल समझना है आपको। एक के खर्चे बढ़ रहे हैं, उस पर उसके पास पैसे नहीं है, वो जब अपने बड़ों से पैसे मांगने जा रहा है तो बहुत सारे कंडीशंस के साथ पैसे मिल रहे हैं जिसके वजह से टसल हो रहा है। यही है फिजिकल फेडरलिज्म। बट इसे अगर हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़े, कुछ रीज़न समझना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, इस फिजिकल फेडरलिज्म इशू के वजह से क्या इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं सेंटर स्टेट लेवल पे। फेडरलिज्म का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायमेंशन इज़ फिजिकल फेडरलिज्म। इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स और बहुत सारे और भी इशू हैं, वन नेशन वन इलेक्शन इशू है, बहुत सारा और इशू है, बट फिजिकल फेडरलिज्म वाला इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिटी एंड इकोनॉमी टॉपिक का एकदम यूनियन है ये टॉपिक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इसको ज़रूर से कवर करो। ठीक है, तो फैक्ट्स, रीजंस, इम्प्लीकेशंस और वे फॉरवर्ड, ये सारा कुछ हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक, हमारे अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको समझ लेते हैं। द टैक्स टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया एट द सेंटर लेवल इज़ 11% एंड एट द स्टेट लेवल इज़ 4.5%। तो आप यहीं पे देखो टैक्स टू जीडीपी रेशियो स्टेट्स का काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू द सेंटर। इस वजह से पैसों की कमी रहती है यहाँ पर। डेट लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो सेंटर के पास 56% ऑफ द जीडीपी एंड स्टेट लेवल के पास 29.5%। एफआरबीएम एक्ट के वजह से काफ़ी सारे टारगेट्स हैं दिए गए हैं। आप लोग अगर उस टारगेट्स को एग्जैक्टली याद रखोगे तो फ़ायदा होगा, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स फ्यू इयर्स बैक, आई थिंक इन 2019, जहाँ पर उन्होंने डेट लेवल्स को रिवर्स करके एक स्टेटमेंट बनाया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना होता है। आप मेंस के लिए आप कंडीशन याद रख सकते हो कि अभी डेट लेवल कितना है, सेंटर का 56% एंड स्टेट का 29.5%। तो ये हो गया हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड डेट टू जीडीपी रेशियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें याद रखना है ना वो ये सेकंड और थर्ड पॉइंट है। स्टेट का शेयर इन दी एक्सपेंडिचर एट प्रेजेंट इज 60%। ओवरऑल मोटा मोटा 60% है, बट फाइनेंसेस जो है वो 40% ही है। तो आप समझ रहे हो डिस्पैरिटी आ गया, खर्च बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग पोटेंशियल कम है। वैसे ही जो सेस एंड सरचार्ज है जो कि नॉन डिवाइजेबल पूल का पार्ट बनता है, आपको पता ही है सेस और सरचार्ज जो भी सेंटर इकट्ठा करती है वो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती, और इसका जो परसेंटेज है वो सिर्फ 6% था इन 2014, बट अब ये मोर देन 22% है। और ये जो है इस वजह से ही देर इज़ एन इंक्रीज इन द नॉन डिवाइजेबल पूल। और आप समझ ही जाओ कि जब आप नॉन डिवाइजेबल पूल को बढ़ा दोगे तो जो स्टेट्स हैं वो दुखी होंगे कि आपने
वो पैसों को आप बढ़ा रहे हो जो आप शेयर नहीं करोगे, तो इस वजह से ही टसल आता है। तो स्टेट्स का शेयर इन द एक्सपेंडिचर इज हाई, ये 60% तो ओवरऑल है, बट अगर आप लोग हेल्थ और एजुकेशन के लिए देखोगे सो दिस नंबर इज़ मोर देन 80% एक्चुअली। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोशल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे में तो 80% से भी ज़्यादा है। बट ओवरऑल आप याद रख सकते हो एक्सपेंडिचर इज मोर देन 60% एंड फाइनेंसेस इज ओनली 40%। एंड जो सेस एंड सरचार्ज वाला पॉइंट है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा इशू आता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये फैक्ट ज़रूर से याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब रीजंस कवर कर लेते हैं जल्दी से कि क्यों हो रहा है इतना सारा इश्यूज इमर्ज क्यों हो रहा है। अब इसके बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें से पहला इशू जो हम लोग समझते हैं, देर आर मोर देन 125 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब ये हमारा पहले तो सिलेबस बढ़ाते हैं क्योंकि हमें ये सारा स्कीम्स याद करके जाना पड़ता है बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। उसके साथ साथ इस वजह से ही सेंटर और स्टेट के बीच में टसल भी होता है, बिकॉज जब भी आप कोई नया स्कीम लॉन्च कर रहे हो देन द स्टेट्स ऑल्सो हैव टू इनकर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। जैसे कि PMJAY जो आपको पता होगा, बहुत ही फेमस स्कीम है गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर में, वहाँ पर भी ये 60-40 अरेंजमेंट होता है। तो ये जो 40% स्टेट्स को देना पड़ता है, उस वजह से ये होता है कि इनका पैसा बहुत खर्च हो रहा है। एंड देयर इज़ अ होमोजिनाइजेशन ऑफ द सोशल सेक्टर पॉलिसीज़। एजुकेशन बोलो, हेल्थ बोलो, जो भी सेंटर बना रही है, स्टेट्स को चुपचाप उसे फॉलो करना होता है और अपना फंड भी डिवॉल्व करना पड़ता है, जिसके वजह से टसल होता है, ठीक है। उसके साथ जो GST रजीम है, आपको पता ही है, वन नेशन वन टैक्स लाने के पहले बहुत सालों तक GST के ऊपर चर्चा हुआ कि क्या इसे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। फिर GST कॉम्पनसेशन सेस को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू हुआ, क्योंकि ये इनिशियली सिर्फ 5 सालों के लिए आया था, बट इसे अब बढ़ा दिया गया है क्योंकि बीच में कोविड-19 का सिचुएशन आया था और उस समय भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा था इन द GST काउंसिल, बहुत ज़्यादा टसल हो रहा था बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स की GST कॉम्पनसेशन सेस को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो आप ये समझ जाओ कि GST रजीम के आने के बाद बहुत सारे स्टेट्स के जो टैक्सेशन पावर्स थे वो सेंटर के पास चले गए, और अब वन नेशन वन टैक्स है। इसके वजह से सेंटर के पास जो भी पैसे जाते हैं वहाँ से बहुत सारा फंड डेवोल्यूशन होता है, टैक्स डेवोल्यूशन होता है, क्योंकि वो पैसा स्टेट्स का है। तो आप यहाँ पे ये समझ जाओ कि GST रजीम आने के बाद जो स्टेट का ऑटोनॉमी था इन द टैक्सेशन मैटर्स वो कम गया, तो इस वजह से सेंटर स्टेट टसल पड़ गया। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आपको पता होगा दैट अब नीति आयोग है, बट नीति आयोग के पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। ये भी एक 2015 का प्रीलिम्स क्वेश्चन है वैसे। बट नीति आयोग के पास कोई भी फंड डेवोल्यूशन पावर्स नहीं है, बट प्लानिंग कमीशन क्या करता था, प्लानिंग कमीशन अकॉर्डिंग टू द गडगिल फार्मूला इट यूज टू डिवॉल्व फंड्स टू द स्टेट्स। अब ये जो फंड डेवोल्यूशन का पूरा मैटर है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, सारा मैटर फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होने की वजह से देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन, मतलब मिनिस्ट्री बोलेगी तो स्टेट्स के पास पैसे जाएंगे। बट पहले एक डिफाइंड फार्मूला था नोन बाय द गडगिल फार्मूला, जिसके वजह से प्लानिंग कमीशन फंड डिवॉल्व करता था। तो हम लोग नीति आयोग के बहुत सारे पॉजिटिव्स को समझते हैं, बट उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि फंड डेवोल्यूशन के पावर्स नहीं होने की वजह से देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन विच इज़ सीन इन द फंड डेवोल्यूशन, बिकॉज सारा मैटर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है, ठीक है। एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा दैट डिस्कॉम्स का कंडीशन जो है हमारे कंट्री में वो बहुत ही इकोनॉमिकली पुअर कंडीशन में है, मतलब कि फंड्स का इशू है, बहुत ज़्यादा डेट लेवल हाई है। बट कुछ सालों से ये स्कीम जो चला आ रहा था उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, जिसमें सेंटर ने स्टेट्स को कहा था कि आप लोग जो भी डिस्कॉम्स हैं उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करो, इसके वजह से स्टेट्स का बहुत ज़्यादा पैसा लगा है इस चीज़ में। तो उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, फ्रीबीज जिसे हमने कवर भी किया है अपने इस प्लेलिस्ट में, फ्रीबीज इशू के वजह से जो स्टेट्स हैं उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, और कोविड-19 का इम्पैक्ट, ये तीनों चीज़ों के वजह से इनका जो ट्रिपल इफेक्ट हुआ है इसने स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर किया है, ठीक है। तो रीजंस में, और ऐसे तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं सेंटर स्टेट टसल का, बट आप ये समझ लो कि फाइनेंशियली अगर हमें देखना है तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का नंबर इंक्रीज़ होना और होमोजिनाइजेशन हो जाना पूरे सोशल सेक्टर पॉलिसीज़ का, उसके साथ GST रजीम का आना, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ शिफ्ट, जिसके वजह से पूरा सेंट्रलाइजेशन हो गया इन द फंड डेवोल्यूशन मैटर्स, एंड द ट्रिपल इफेक्ट ऑफ उज्ज्वल डिस्कॉम योजना, फ्रीबीज एंड कोविड-19 इम्पैक्ट। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, ये टसल तो हो रहा है, बट अब उसके डायमेंशंस क्या हैं, अलग अलग चीज़ों में हमें ये दिखता है कि हाँ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। वो आपको दिखेगा जब आप देखोगे इन पॉइंट्स को।
फर्स्ट है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई है। जीएसडीपी ऑफ बिहार एंड हरियाणा को अगर हम लोग कंपेयर करें, सो देर इज़ अ हाई डिस्पैरिटी, जिसके वजह से ये भी होता है दैट इवन द स्टेट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। कई बार ये नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कई बार हम लोग ये पढ़ते हैं कि इस स्टेट के फाइनेंसेस ज़्यादा ख़राब हैं, उसके डेट लेवल्स ज़्यादा हाई हैं। तो जो भी इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर ऑफ हैं स्टेट्स, उनके उनके खिलाफ बाकी स्टेट्स आर इन कंपेयर दे फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड, और उनके बीच में भी टसल स्टार्ट हो जाता है। एंड ये भी आप जानते होगे दैट इन द नॉर्दर्न स्टेट्स the population is high, so you will have a high burden of implementation of schemes like MG Narega, the National Food Security Act. ये आपको करना तो है because these are tools of social justice, but इसमें जो पैसे खर्च होने हैं वो आपके पास है नहीं। तो जब भी आपके पॉपुलेशन हाई है, आपको इम्प्लीमेंटेशन बर्डन लेना है इतने बड़े बड़े स्कीम्स का, आपके पास जब पैसे नहीं रहेंगे और आप सामने वाले स्टेट को देखोगे जिसके पास बर्डन भी कम है, पैसे भी ज़्यादा है, तो यू विल फील रिलेटिवली डिप्राइव्ड एंड इंटर स्टेट डिस्पैरिटी भी स्टार्ट हो जाता है इस वजह से। ठीक है, ये तो हो गया स्टेट के बीच में। बट आपने रिसेंटली ये कुछ महीनों पहले हुआ था दैट द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर she sat on a 2-day protest for non-devolution of the MG Narega allocations from the center। तो ये हो गया सेंटर और स्टेट के बीच में टसल का एक एग्जाम्पल कि चीफ मिनिस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओपनली कि सेंटर स्टेट्स को फंड नहीं दे रही है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक स्कीम्स लाइक MG नरेगा। ठीक है, और यहाँ पर वही चीज़ जो मैंने लिखा है दोनों, उसी को हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट सेंटर स्टेट एंड स्टेट स्टेट टसल के वजह से एक कॉम्बैटिव फेडरलिज्म का पॉइंट भी आ जाता है। ठीक है, और इम्प्लीकेशंस कुछ एक दो और इम्प्लीकेशंस है विच आर थोड़ा कम रेलेवेंट है, बट फिर भी हम लोग उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दैट नया टेंडेंसीज आ रहा है दैट पैरेलल पॉलिसीज़ का स्टार्ट हो गया है। पैरेलल पॉलिसीज़ क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा दैट अभी NPS वर्सेस OPS डिबेट चल रहा है। जो पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से चलना चाहिए या ओल्ड पेंशन स्कीम से चलना चाहिए। तो बहुत सारे स्टेट जैसे पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गो बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। कई लोग इसे पॉपुलिस्ट मेजर कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ज़रूरी है। तो उस वजह से क्या होता है कि सेंटर तो न्यू पेंशन सिस्टम की तरफ जाना चाहता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स अपने से खुद से दे आर स्टार्टिंग दीज पैरेलल पॉलिसीज़ जहाँ पर वो लोग OPS पे वापस जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्प्लीकेशन आप याद रख सकते हो पैरेलल पॉलिसीज़ वाला, तो वो 4th पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा, अब ये टसल हमने समझ लिया कि रीजंस क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, बट मेनली हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहाँ पर हमें सजेशंस ज़रूर से देना है। तो यहाँ पर आई हैव डिवाइडेड इन 2 थिंग्स, बट आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि यहाँ पे 8 पॉइंट लिखा है, 8 नहीं याद रहेंगे एग्जामिनेशन कंडीशन में, 4-5 भी याद रहेंगे तो भी यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर। तो पहला सजेशन जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो है दैट मेक द फाइनेंस कमीशन अ परमानेंट बॉडी। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 280। ठीक है, और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ये लोग फंड डिवॉल्व करते हैं। बट अगर हम लोग फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना देंगे, सो पॉलिटिकल टसल जो होता है वो कम जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है। हम लोग इस सजेशन को अगर हम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर में। बट एक चीज़ आप ये सजेशन ज़रूर लिख सकते हो दैट मेक फाइनेंस कमीशन अ परमानेंट बॉडी। सेकेंडली, हमने जो पढ़ा कि फ्रीबी कल्चर के होने के वजह से स्टेट्स और सेंटर के बीच में देयर इज़ अ टसल। सो हमने वहाँ पर भी देखा था दैट यू शुड फोकस ऑन द मेरिट सब्सिडीज़। तो जब आप मेरिट सब्सिडीज़ पे फोकस करोगे तो आपका जो भी स्टेट्स को जो पैसे देने पड़ते हैं वो कम लगेगा, है ना। सो वी शुड फोकस ऑन द मेरिट सब्सिडीज़ एंड चेक द फ्रीबी कल्चर, ताकि स्टेट के फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो पाएँ। ठीक है, ये पॉइंट कवर हो गया। इसके साथ यहाँ पर इसके थ्रू मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ बाय द 3rd पॉइंट दैट वी शुड अडॉप्ट द 3E फ्रेमवर्क। व्हाट इज़ द 3E फ्रेमवर्क? 3E फ्रेमवर्क सेज दैट एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एक्सपेंडिचर एडिक्वेसी ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल शुड इम्प्रूव। ये जो है ना 3E फ्रेमवर्क, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क आप बना सकते हो। जैसे हम लोग एक इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं या फिर और भी चीज़ों में पढ़ते हैं 3A फ्रेमवर्क, वो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, या फिर आप इन्वायरमेंट में जैसे पढ़ते हो रीयूज़, रिसाइकल, रिपेयर, है ना। तो ये तरीके की चीज़ों को आप बना के रखो एंड जनरल पॉइंट्स लिखने के वक्त पहले 3E, 3A या फिर 3R फ्रेमवर्क ये सब लिख करके आप अपने जनरल पॉइंट्स को भी लिख सकते हो। बट इनको जनरली कोशिश करना नीचे लिखने का टूवर्ड्स दी एंड, पहले अच्छे पॉइंट्स लिखने की कोशिश करना है।
जैसे फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी शुड यूज़ द जीएसटी काउंसिल एंड द इंटर स्टेट काउंसिल एज अ फोरम टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो जब भी जीएसटी काउंसिल का यूज़ होगा, इंटर स्टेट काउंसिल का यूज़ होगा, तो जो भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो पाएगा। इंटर स्टेट काउंसिल एक्चुअली, अगर एक फैक्ट आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, दैट देयर हैव बीन ओनली 11 मीटिंग्स सिंस 1990। तो हम लोग लिख तो रहे हैं कि इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू रिजॉल्व करो, बट इंटर स्टेट काउंसिल के मीटिंग्स ही बहुत कम होता है इंडिया में। एंड जीएसटी काउंसिल में भी मीटिंग्स तो होता है रेगुलरली, बट यहाँ पर भी सेंटर का जो रोल है वो ज़्यादा रहता है इन द वोटिंग मैटर्स, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल और इंटर स्टेट काउंसिल के थ्रू सेंटर स्टेट और स्टेट अपने बीच में जो भी फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं जिसके वजह से ये फिस्कल फेडरलिज्म का इशू बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। लास्टली यहाँ पर जो हमने देखा, 15th फाइनेंस कमीशन ने इस चीज़ पे वर्क भी किया है, दैट परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स शुरू होने चाहिए। जो स्टेट्स अपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो स्टेट्स इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, उनको ज़्यादा फंड्स मिलना चाहिए। तो डिवॉल्व द परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स, ताकि जो लोग भी, जो स्टेट्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव मेजर्स ले रहे हैं, उनके पास उस चीज़ को फाइनेंस करने के लिए पैसे होने चाहिए। एंड देयरफॉर द सेंटर शुड इंश्योर कि स्टेट्स के पास फाइनेंशियल फ्लो जो है पैसों का वो बेटर वे में हो रहा है, ठीक है। तो ये जो वे फॉरवर्ड हमने पढ़ा, और भी 3 पढ़ेंगे, बट इसका एक रिकैप यही है कि फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना दो, मेरिट सब्सिडीज़ पे फोकस करो, 3E फ्रेमवर्क ले लो स्टेट फाइनेंसेस के लिए, यूज़ द जीएसटी काउंसिल एंड द इंटर स्टेट काउंसिल फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स, एंड डिवॉल्व द परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स टू द स्टेट्स। लास्टली कंक्लूजन में यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से एक पॉइंट भी आप याद रखो, आपको जो बेटर लगे, या फिर आप इन कंक्लूजन के ये पॉइंट्स को आप वे फॉरवर्ड में भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कंक्लूजन में ये रहना चाहिए, वे फॉरवर्ड में ये रहना चाहिए। आपका एक अच्छा पॉइंट जो बचे उससे भी आप कंक्लूड करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे सजेशंस हैं, जिसमें से एक पहला जो हमने देखा, ये हमने पहले भी पढ़ा है, फिस्कल काउंसिल वाला पॉइंट फ्री कल्चर वाले वीडियो में, तो वही है, सेटअप एन एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल काउंसिल एट बोथ द सेंटर एंड स्टेट लेवल। जैसे कि आप देखो, हमारा जो फाइनेंस कमीशन है ना, ये 5 साल में एक बार बनता है, या तो आप उसको परमानेंट कर दो, अगर आप उसे परमानेंट नहीं कर पा रहे हो तो टेक दिस फिस्कल काउंसिल आउट ऑफ द फाइनेंस कमीशन और उसे परमानेंट बॉडी बना दो। जैसे हमने आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया ना, उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया, उसी तरीके से आप फिस्कल काउंसिल बना दो, टेक इट आउट ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड मेक दिस परमानेंट एटलीस्ट, ठीक है। सो सेट अप एक्सपेंडिचर एंड फिस्कल काउंसिल बोथ एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, ताकि फाइनेंशियल कंडीशंस एकदम स्मूथ वे में चल सके, स्ट्रीमलाइंड वे में चल सके। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है, आप इसे ज़रूर कोट करना। दिस वाज एक्चुअली सजेस्टेड बाय जी सुब्बा राव, ही इज़ द फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखो। उसके साथ ओवरऑल जो हमारा कंडीशन है कि रेवेन्यूज़ को इन्हांस करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना चाहिए, लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन पे इनकम टैक्स। तो इन चीज़ों से हम लोग अपना सप्लाई साइड मेजर है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो को बेटर करें। उसके साथ वी कैन ऑल्सो इंश्योर दैट द लोकल गवर्नमेंट्स हैव अ लॉट ऑफ फंड्स। जैसे हमें पता होगा म्यूनिसिपैलिटीज़ डू नॉट हैव फंड्स, एंड पंचायत के पास भी फंड नहीं होता है। वहाँ पर हम लोग पढ़ते ही हैं द 3F प्रॉब्लम, विच इज़ द फंड फंक्शनरी एंड फंक्शंस वाला जो प्रॉब्लम है। तो उनके जो भी इश्यूज़ हैं ना, उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट द लोकल गवर्नमेंट्स हैव द एबिलिटी टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंडिचर्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के थ्रू हो गया, या फिर स्टेट्स उनको बेटर, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन रेगुलरली फॉर्म हो और उनके सजेशंस के हिसाब से उन तक फंड्स पहुँचे। ये सारा चीज़ हम लोग इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। एंड विजय केलकर कमेटी जो है 13th फाइनेंस कमीशन के, आई थिंक ही वाज द चेयरमैन, उन्होंने ये सजेस्ट किया था दैट देयर शुड बी अ कंसोलिडेटेड फंड, देयर शुड बी अ कंसोलिडेटेड फंड फॉर PRIs एंड ULBs, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए एक कंसोलिडेटेड फंड होना चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट के एबिलिटी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर्स उससे बढ़ाने की ज़रूरत है। आप विजय केलकर सर का जो सजेशन है वो लिख सकते हो, या फिर आप जो पॉइंट्स म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वाले पॉइंट्स हैं वो सब भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये 2 डायग्राम्स दिया है, ये आप हम लोग ऐसे ही कवर कर चुके हैं, बट फिर भी अगर आप एक चीज़ और समझ लो दैट जो फाइनेंस कमीशन था उसने बोला तो सही कि 41% डिवॉल्व करो, बट एक्चुअल शेयर जो डिवॉल्व हुआ है वो सिर्फ 29.6% है। तो ये भी एक इशू है कि आपने जितना बोला डिवॉल्व करने उतना नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी सेंटर स्टेट में टसल होगा। एंड यहाँ पर वही है, सेस एंड सरचार्ज का जो ग्राफ है ना वो बढ़ते जा रहा है, ये 20% के आसपास जा चुका है अब।
ठीक है। सो आज के डेट में टू कंक्लूड दिस टॉपिक आप ये लिख सकते हो दैट अगर इस पे क्वेश्चन आ रहा है दैट ट्रांसपेरेंट शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए। तो रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों का शेयरिंग ट्रांसपेरेंट एंड इक्विटेबल मैनर में होना चाहिए टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। तो कुछ फैक्ट्स याद रख लेना। फैक्ट्स में सेकंड एंड थर्ड वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजंस फॉर द टसल याद रख लेना। पैरेलल पॉलिसीज़ का पॉइंट जो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है वो भी याद रख लेना, ठीक है। इम्प्लीकेशंस ज़रूर से याद रखो, एग्जांपल्स कोट करो, है ना। बिहार हरियाणा वाला एग्जांपल या फिर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर वाला एग्जांपल कोट करो। एंड वे फॉरवर्ड में यहाँ पे 8 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसमें से 4-5 याद रख लो, यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दिस वॉज यूजफुल। थैंक यू।